केस होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो है कि हमको केस लड़वाना किससे है, किस वकील साहब का हम चयन करें जो अच्छे हैं उस केस को लड़ सकें। इसके अलावा उनकी उस केस में कितनी फ़ीस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम लुट जाएं। और तीसरा ये कि फ़ीस उनको किस तरह से पे करनी है, मतलब किस स्टेज के हिसाब से उनको फ़ीस हमको देनी है। देखिए, वकील साहब का चयन कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करूँगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं। हाँ, वकील साहब की फ़ीस किस प्रकार से हमको देनी चाहिए, किस केस की कितनी देनी चाहिए और किस स्टेज पर क्या क्या फ़ीस देनी है, ताकि आपके रिलेशन हमेशा अच्छे बने रहे और वकील साहब भी इंटरेस्ट लेकर आपका काम करें, उस पॉइंट पर हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस केस की कितनी फीस होनी चाहिए। इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो आपके केसेस होते हैं वे ज़्यादा लंबे चलते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 1 या 2 डेटों पर होते हैं। अगर किसी की जुरिडिक्शन ज़्यादा की होगी, जैसे कि सपोज कीजिए 2 करोड़ तक का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डलता है, उसके बाद वाला ऊपर हाई कोर्ट में जाता है, तो ऐसे अगर इस तरह से केस जा रहे हैं, वे रजिस्ट्रार के सामने जाते हैं, उनमें ट्रायल की तरह चलता है, तो वे अलग मैटर है। वरना नॉर्मली हम अपील में जाते हैं या रिवीजन में जाते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर 1 या 2 डेटों का ही खेल होता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हमेशा लंबे जाते हैं, तो वहाँ की फ़ीस हमको स्टेज टू स्टेज के हिसाब से देनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं किस केस की कितनी फ़ीस होनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोई लीगल नोटिस भेजते हैं तो नॉर्मली दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई, इन शहरों की बात करें तो 5000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ के करीब उनकी फ़ीस होनी चाहिए। अगर कोई इससे भाई अलग शहर है, थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर फ़ीस कम हो सकती है, 2000 3000 रुपीज़ ऐसे हो सकती है। देखिए, वैसे तो फ़ीस किसी भी चीज़ की फ़िक्स नहीं है, अपनी मर्जी होती है कौन वकील साहब कितनी फ़ीस ले। अब अगर मुकेश अंबानी किसी के पास लीगल नोटिस के लिए जाएंगे तो वे 10,000 रुपीज़ तो पे करेंगे, उनके लिए तो नॉर्मली भाई वहाँ से कई लाख रुपए ही लिए जाएंगे। जैसा केस होता है उस हिसाब से फ़ीस होती है। लेकिन जो एक आम इंसान है उसका जो वकील साहब से भाई मामला होती है, इसके अलावा जो उनके केस होते हैं उनके हिसाब से फ़ीस पर हम बात करेंगे। तो अगर आपने कोई लीगल नोटिस भिजवाना है, सेंड करवाना, तो 5000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़। रिमोट एरिया थोड़ा कम। इसके अलावा अगर कोई पुलिस कंप्लेंट बनवानी है तो नॉर्मली अगर कोई रिमोट एरिया तो 5000 रुपीज़, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर हैं तो वहाँ पर 10,000 रुपीज़ चार्जेस होते हैं एक अच्छी कंप्लेंट बनाने के लिए। कोई वकील साहब कम भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये फीस उसके लिए होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई केस फाइल करवाते हैं, सपोज कीजिए आप एक वाइफ है और आपको अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करनी है, तो अगर आप जैसे डीवी का केस करते हैं, 125 का केस करते हैं, तो इनके पैकेज भी बन जाते हैं कि 5 लाख रुपीज़ लेकर के हम सारे केस फाइल करेंगे, आपके सारे केस लड़ेंगे, और इसके अलावा जो हमारी परसेंटेज होती है, कुछ ऐसे वकील साहब भी करते हैं। नॉर्मली अगर केस फाइल करते हैं तो 50,000 रुपीज़ फ़ीस होती है। अगर कोई वकील साहब सही थोड़े से ज़्यादा नामी हो, थोड़ा अच्छा हो, तो 1 लाख रुपये भी ले लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपका कोई रिमोट एरिया है तो वहाँ पर 50,000 रुपये, थोड़ा उससे अच्छा बेस्ट है तो 1 लाख रुपीज़, वरना 1.5-2 लाख रुपये तक अच्छे वकील साहब फीस ले लेते हैं। एक केस की फ़ीस है ये। इसके अलावा अगर आप हस्बैंड हैं, आपके ऊपर ये केसेस हैं, तो आपकी फ़ीस भी इसी के आसपास रहती है, 1-1.5-2 लाख रुपए के आसपास। रिमोट एरिया है तो 50,000 रुपीज़, जैसे हरियाणा चले जाए, रिमोट एरिया में चले जाता है, या यूपी चले जाते हैं तो 50,000 रुपीज़, और कोई ज़्यादा रिमोट हो तो 30-40,000 रुपीज़ भी हो सकती है। आपके ऊपर कोई लड़ाई झगड़े का केस हो गया तो नॉर्मली इतनी फ़ीस रहती है 50,000 रुपीज़, और कोई अच्छा एरिया है, सही है, तो उसमें 1 लाख 1.5 लाख, ज़्यादा लोग हैं तो 2 या 3 लाख रुपये भी हो सकती है। इसके अलावा कोई 302 का मैटर है, 302 आईपीसी या 376 का मैटर है, तो अगर दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर की बात करें तो ऐसे स्टेटों में 5 लाख रुपीज़ नॉर्मल फ़ीस है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा है तो फिर 10 लाख 20 लाख इस हिसाब से हो जाती है। लेकिन अगर वैसे एरिया की बात करें, रिमोट एरिया, तो उसमें फ़ीस कम हो जाती है, कोई करीबन 2 लाख रुपए के आसपास इसमें मैटर को कर देता है। इसके अलावा और भी मैटर हो सकते हैं इस प्रकार से। सिविल सूट हो गए, सिविल सूट में जैसे कोर्ट फीस जाती है, उसके अलावा वकील साहब की फ़ीस 50,000 रुपीज़, या फिर कोई अच्छे गए तो 1 या 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये तक हो जाती है। केस के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितनी है, कितने का मैटर है। अब कुछ लाख का मैटर है तो फीस कम होगी, करोड़ों का या अरबों का मैटर होगा तो ज़्यादा फीस होगी, उसके हिसाब से केस चलते हैं। विल का मैटर हो जाता है, जैसे कि आपको कोई विल रजिस्टर करानी है, तो नॉर्मली दिल्ली जैसे शहर में 20,000 रुपीज़ नॉर्मल चार्जेज हैं। 20,000 रुपीज़ में एक अच्छी विल रजिस्टर्ड हो जाती है। कोई अगर रिमोट एरिया है तो उसमें 10,000 रुपीज़ में कर देते हैं। इसमें आपकी करीबन 2 या 3,000 रुपीज़ के आसपास फ़ीस जाती है, जो भी सरकारी फ़ीस होती है।
इसके अलावा आपको कोई भाई इस जैसे कि कोई रजिस्ट्री करवानी है, तो रजिस्ट्री में भी वैसे रहता तो यही है कि भी 20 या 30 या 50,000 रुपीज़ ऐसे लिए जाते हैं जैसे रजिस्ट्री होती है, लेकिन आजकल लोग थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज भी कर देते हैं, डबल भी बोल देते हैं। तो आपका जो भी फीस जाती है, जैसे कि आपने अगर कोई रजिस्ट्री करवाई है और उसके अंदर अगर आपने 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपए दिए हैं, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जैसे शहर में 50,000 रुपीज़ तक मान सकते हैं कि इतना पे करना पड़े। हालांकि वो भी ज़्यादा है, नॉर्मली 20-30 रुपीज़ में हो जाता है, लेकिन लोग करते नहीं है कि इसमें नॉर्मली वकील साहब नहीं आते। इसके अंदर जो बीच में बिचौली होते हैं वे इसमें अपना तहसीलदार पटवारी से बातचीत करके, जो रजिस्ट्रार है वो इसमें वहाँ पर बातचीत करके काम करवाते हैं, लेकिन उसमें इतनी फ़ीस जानी चाहिए। अब कोई ज़्यादा ले ले तो अलग मैटर है। हाँ, कोर्ट में अगर दोबारा वापस आते हैं तो कोर्ट में अगर कोई केस है भी तो उसकी फ़ीस इसके आसपास ही रहती है। अब कोई बड़ा केस ना में आ जाए तो वकील साहब ज़्यादा फीस भी ले लेते हैं। फ़ीस के लिए कुछ भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। हाँ, इतना है कि 3 साल के बाद वकील साहब दोबारा से फ़ीस लेने के लिए लायबल हो जाते हैं। जो वकालतनामा उसमें सिग्नेचर करते हैं तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है। तो वकील साहब से अगर आपको अपनी फ़ीस कोई भी तय करनी है किसी भी चीज़ की, तो इसके आसपास आप तय कर सकते हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा फीस लेने वाले वकील साहब खूब होते हैं। इसके लिए आप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। भाई वकालतनामा भी एक हिसाब से एग्रीमेंट ही होता है, जैसे मैंने बताया कि भी 3 साल के बाद वो रिन्यू हो जाता है, वकील साहब नई फीस ले सकते हैं। लेकिन आप इसके अलावा भी स्टैम्प पेपर लेकर के एक अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, फीस की रिसीविंग भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, अगर कोई रिवीजन या कोई अपील है जिसमें 1 या 2 डेट में फैसला हो जाना है, ऐसे में आपकी फिक्स फीस होती है। उसमें आपको नॉर्मली अगर कोई रिमोट एरिया तो 50,000 रुपीज़, अगर दिल्ली मुंबई बेंगलोर है तो 1 लाख रुपीज़ करीब एक अच्छे वकील साहब आपको अपॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में चीज़ के हिसाब से, जैसे आपका कोई केस है, कोई बड़ा केस है तो ज़्यादा फीस ही हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केसेस के लिए इतनी फीस होती है। अगर आपका कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी पहले कि 2 करोड़ से जुरिडिक्शन वाला केस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, उससे ज़्यादा वाला चलेगा आपका हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में अगर वो ट्रायल चलता है तो उसकी फ़ीस वो भी ज़्यादा होती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे हो जाती है, तो सिविल सूट में होती है। तो इस प्रकार से अगर आप किसी बेल के लिए जा रहे हैं तो बेल में भी अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो 1 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाती है। तो मतलब टोटल मिला के फीस 1 लाख के आसपास घूमती है, उससे ज़्यादा 1.5-2 लाख भी हो जाती है केस के हिसाब से। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी करीबन 1.5-2 या 3 लाख या 4 लाख जैसे भी केस होता है उस हिसाब से फीस एक नॉर्मल केस की होती है। हालांकि बड़े बड़े केस भी हो जाते हैं, उसमें 5, 10, 50, 1-1 करोड़ रुपए तक भी फीस हो जाती है, लेकिन होती है केस के हिसाब से। लेकिन एक सामान्य आदमी जिसके जीवन में आसपास जो लड़ाई झगड़ा या हस्बैंड वाइफ के जो मैटर होते हैं उनमें फीस इतनी ही रहती है, इसलिए क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते। जो आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मल फीस के बारे में बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि फ़ीस कैसे पे करनी चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर होता है, जैसे मैंने बताया कि उसमें 1 या 2 डेटे होते हैं, तो उसमें तो आप 1 टाइम ही वकील साहब लेते हैं। ज़्यादा ये हो सकता है कि 25-30% बाद में ले लें, वरना 1 टाइम ही फीस पहले ली जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहाँ आपने लोगों को कहते सुना होगा कि वकील साहब ने मुझसे सारी फीस ले ली, काम नहीं कर रहे। एक नॉर्मल सा फैक्टर है, आप सारी फीस पहले ही देंगे तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि केस चलने कई साल तक 2-3 साल नॉर्मल केस चली जाते हैं। ऐसे में कभी भी फीस को पहले नहीं देना चाहिए, आपको उसको स्टेज के हिसाब से देना चाहिए। किसी भी केस में 3 स्टेज होती है। सबसे पहले आप जो केस करते हैं, सपोज कीजिए कि कोई सिविल केस है या फिर कोई हस्बैंड वाइफ का मैटर है, अगर आपने केस फाइल करते हैं सबसे पहले आते हैं फाइलिंग स्टेज। आपने केस फाइल किया, सामने वाले पार्टी ने WS दिया, इशू फ्रेम हो गए। सेकंड स्टेज होती है एविडेंस की, आपके एविडेंस अपोजिट पार्टी के एविडेंस, और थर्ड आती है फाइनल आर्गूमेंट की। तो 3 स्टेज नॉर्मली केस में हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई FIR है तो FIR में पहले चार्जशीट मिलती है, तो चार्जशीट मिलने के बाद चार्ज लगने तक नॉर्मल फर्स्ट स्टेज, उसके बाद एविडेंस की स्टेज, उसके बाद फिर वही फाइनल आर्गूमेंट की। तो इस तरह उसमें भी 3 स्टेज हो जाती है। सबसे मेन चीज़ होती है एविडेंस, और साथ में जब फाइनल आर्गूमेंट होते हैं उसमें जो पॉइंट रखे जाते हैं, किस तरह से लड़ा जाता है। तो आपको कोई भी अगर फीस देनी है तो उसको 3 या 4 हिस्सों में देना है। जैसे सबसे पहले केस फाइल किया 25% उसमें, या फिर जैसे हमारी एविडेंस आई 25% उसमें, फिर इसके बाद अपोजिट पार्टी की एविडेंस आई 25% उसमें, और 25% लास्ट में जब फाइनल आर्गूमेंट आ जाए। या फिर 3 स्टेज में भी दे सकते हैं, जैसे केस फाइल किया तब, और इसके बाद जब एविडेंस का टाइम आया, और उसके बाद जब फाइनल आर्गूमेंट आया। वकील साहब को कोशिश कीजिए कि भी आप 3 हिस्सों में फीस दें, कभी भी एक साथ ना दें, क्योंकि अगर आप एक साथ देते हैं तो उसके बाद इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। हाँ, कई बार ये भी रहता है कि भी हियरिंग के हिसाब भी होता है कि भी हियरिंग के हिसाब से पैसे लेंगे, वो भी सिस्टम ठीक है।
सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट भी रहता है, अब वकील साहब को ये भी रहता है भी हियरिंग पे आऊँगा तो मुझे भी फीस मिलेगी, तो इंटरेस्ट भी थोड़ा पैदा कर लीजिए। दिल्ली जैसे शहर में तो पर हियरिंग होता ही होता है, क्योंकि यहाँ एक कोर्ट तो है नहीं, बहुत सारी कोर्टें हैं, तो ऐसे में सब जगह जाना होता है, तो पर हियरिंग का चार्ज सबने रखा हुआ है। हाँ, कहीं मुग्गा में कोई वकील साहब सोचते हैं कि मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करूँगा तो वे पर हियरिंग नहीं भी लेते हैं। हाँ, बाहर जो दिल्ली के बाहर जो स्टेट है वहाँ पर लोग मोस्टली जो एक कोर्ट है उसी में काम करते हैं, तो उनका हियरिंग का सिस्टम नहीं होता, उनका मुग्गम सिस्टम होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मुग्गम हो, और पर हियरिंग का अगर कहीं चार्ज बन रहा है तो वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वकील साहब को हर डेट पे मिलेंगे। लेकिन आपको भी खुद अपने केस में जाना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो ऐसे में जब भी आपको फीस देनी हो कभी भी इकट्ठी मत दीजिए, हमेशा बात करके दीजिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं। सपोज किसी हस्बैंड ने डिवोर्स केस फाइल किया तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, वाइफ उसको ट्रांसफर करवा लेगी। अब ऐसे में अगर कोई केस ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे में आपको चाहिए कि भी उसके अंदर फीस कम से कम दी जाए। कम फीस देंगे, क्या पता वाइफ ने ट्रांसफर करा लिया, वहाँ पर फिर आपको नए वकील साहब करने पड़ेंगे, तो ऐसे में आपका पैसा बर्बाद जाएगा। इसलिए ये देखिए कि जो केस आपके सामने है, आपके पास आपको वकील साहब को देना है, पहले वो ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो फिर उसमें फ़ीस कम देकर पहले ही बात करके रखिए, भी अगर मेरा केस ट्रांसफ़र हो गया तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए इस केस को मैं फाइल कर देता हूँ, अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो फीस आगे ही देता हूँ। और जो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ वहीं रहते हैं, या फिर कोई ऐसा मैटर है जो कि वहीं चलना है, उसी जुरिडिक्शन में चलना है, तब अपनी फ़ीस को इस तरह से तय कीजिए। लेकिन वन टाइम कभी पे मत कीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलग मैटर है, वहाँ पर तो 1 या 2 डेट का ही काम होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लंबे चलते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी फीस दे ये भी तय कर ले कि कल को अगर किसी रिवीजन या अपील में ऊपर जाना पड़ा तो मेरी उसमें फ़ीस क्या होगी। भाई हाई कोर्ट जाता हूँ या सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ या सेशन कोर्ट जाता हूँ, जो भी कुछ XYZ रहता है केस के अंदर, तो ऐसे में आप क्या फ़ीस लेंगे। सबसे बेस्ट होता है व्हाट्सएप पर उन चीज़ों को ले लीजिए, या फिर कोई एक पेपर लेकर उस पर लिखवा लीजिए, या फिर आपस की ज़बान भी हो जाती है, अपने रिकॉर्डिंग करके रखिए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसी चीज़ों में ये नहीं है कि आप वकील साहब को दबा सकते हैं, दब सकते हैं। फ़ीस वक्त के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। अब आपका केस चलता है 4-5 साल, उसके बाद कहीं भी पहले ये फ़ीस तय हुई थी कि मैं ऊपर हाई कोर्ट जाता हूँ तो इतनी फ़ीस होगी, नहीं, वे चेंज कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। इसलिए पहले से बातचीत करके रखिए, वकील साहब इतने टाइम तक अगर मेरी फ़ीस इतनी रहनी चाहिए और उस टाइम के बाद इतनी हो जानी चाहिए। सपोज कीजिए भी 1-2 साल चलता है तो आप हाई कोर्ट जाने का इतना चार्ज लेना, उसके बाद अगर कोई जाता है तो अलग बात है, देख लेंगे। वैसे भी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है केस में वो ये है कि आप अपने केस में खुद इंटरेस्ट लें, अपने केस में खुद जाएं, खुद देखें मेरे केस में क्या हो रहा है। जब तक आप अपने केस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे केस ऐसे ही ढीला चलेगा। वकील साहब नॉर्मली उसी केस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिसमें क्लाइंट भी खड़ा रहता है, कि वो सिर पे खड़ा है, वो देख रहा है कि मेरे केस में हो क्या रहा है। इसलिए केस में जाइए, अटेंड कीजिए, पूछिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट थे हमारे पास। एक ये कि वकील साहब का चयन कैसे करें, उसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए मैंने यहाँ पर रिपीट भी नहीं किया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा ये कि किस केस की कितनी फ़ीस होनी चाहिए, और थर्ड ये कि भाई हम वकील साहब को जो फ़ीस दें वो किस स्टेज पर कैसे देनी चाहिए ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। देखिए, बार बार एडवोकेट चेंज करेंगे तो नुकसान आप ही का है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए वकील साहब का चयन एक बार में करें, उन्हीं को लास्ट तक बनाए रखें, डील अच्छी तरह से करें, क्योंकि पैसे में अगर गड़बड़ होगी तो कल को आपका केस खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरा नंबर 9278134222 पर व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या द्वारका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।